हेलो स्टूडेंट्स। हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक होगा नो सॉल्यूशन का केस। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यूनिक के लिए क्वेश्चन देख लिया था। इस लेक्चर में हम इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन का केस देखेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें हमें क्या देखना है कि शो दैट द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें यहाँ पे निकालने हैं इस सिस्टम के। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या बना था कि अगर रैंक ऑफ कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर रैंक ऑफ कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये दोनों बराबर हैं और ये रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो अगर इस तरह का केस बनता है तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं, वो क्या होगी। देखो, इस टोटल सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तीन है, x1 x2 x3। तो पहले उनका एक हम यहाँ पे कॉलम वेक्टर बना लेते हैं। तो x1 x2 x3, और राइट साइड में हमारे पास कितनी इक्वेशन है, ये टोटल तीन इक्वेशन है। तो राइट साइड की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2 -6 -18। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स x1 x2 x3 के कॉफिशिएंट यहाँ पे हम रो में अरेंज कर देंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए इसी तरह से, दूसरी इक्वेशन के लिए 3 -1 2 3 1 और 1। तो अब हमारे पास ये सिस्टम किस में चेंज हो गया है, ए एक्स बराबर बी में। अब यहाँ से हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ए बराबर निकाल सकते हैं। ए बराबर हो जाएगी 1 3 3 -1 -1 1 1 2 1। मैट्रिक्स बी भी हम निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 2 -6 -18। इसी तरह से x को भी निकाल सकते हैं। x बराबर हमारे पास है x1 x2 x3। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, a ऑगमेंटेड विद b। तो पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे 1 3 3, फिर मैट्रिक्स b -1 -1 1, फिर मैट्रिक्स b लिखेंगे। अब हम मैट्रिक्स यहाँ पे b लिखेंगे इधर। तो ऑगमेंटेड विद b 2 -6 -18। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज किया था। तो अब इस मैट्रिक्स को भी इक्लोन फॉर्म में हम चेंज करेंगे। देखो, A11 की पोजीशन के एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनको हमें जीरो करना है। तो 3 और 3 यहाँ पे, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो सेकेंड रो थर्ड रो में हम 3 3 लिखा है, इसको जीरो कर रहे हैं। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 रो में हम क्या करेंगे, R2 -3R1 अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से R3 वाले एलिमेंट को जब जीरो करेंगे तो R3 को चेंज कर देंगे, R3 -3R1। जब हम इतना करेंगे तो हमारे पास देखो ये मैट्रिक्स क्या चेंज होके आ जाएगी। पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 -1 1 2। अब इसमें हमारे पास क्या चेंज होगा, ये तो जीरो हो जाएगा। अब इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं हम, इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो ये -3 हो जाएगा। तो -1 और +3 ये में मिलेगा 2, और 2 और -3 यहाँ पे 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास 3 होगा और 2 से माइनस होगा तो 2 -3 -1 आएगा। इसी तरह से इसमें इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और -6 और -6 तो -12 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, -6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और -6 से घटाएंगे तो -12, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 1 -3 और -1 पहले से, तो ये 4 हो जाएगा।
अब इसके लिए देखो तो ये 3 और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, -18 और -6, -18 -6 -24, -24 ये मिला। अब हमें क्या करना है कि A22 की पोजीशन के नीचे के एलिमेंट जीरो करने हैं, तो मतलब 4 को जीरो करना है। तो इन दो रो को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो रो हमें थर्ड मिल जाएगी। तो जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 को चेंज कर रहे होंगे, तो R3 माइनस 2R2 अगर हम करेंगे तो इतना करते ही लास्ट वाली रो जीरो हो जाएगी। तो ये हमें मिलेगा, फर्स्ट 2 रो में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 1 2 0 2 -1 -12, लास्ट वाली रो ये जीरो हो जाएगी, है ना। लास्ट की रो हमारे पास क्या हो गई, जीरो। तो इस मैट्रिक्स से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, इस मैट्रिक्स से हम रैंक ऑफ ए निकाल सकते हैं, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास देखो क्या हो जाएगी, हम सिर्फ इस मैट्रिक्स को देखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड लाइन है इससे पहले वाली मैट्रिक्स कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई, ये 2 हो गई। तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर होनी चाहिए। देखो इसकी भी रैंक 2 है, और पूरी हम मैट्रिक्स की रैंक देखेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो 2 ही है ना। फर्स्ट रो और सेकेंड रो ये नॉन जीरो, बाकी जो बची रो है वो जीरो है। तो इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक बराबर हो गई, तो ये दो दो दोनों की रैंक हो गई, है ना। अब नंबर ऑफ अननोन्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स तो 3 है। तो वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज किया था। इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर इसी मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखा था। मतलब क्या हुआ कि ऑगमेंटेड लाइन, इस लाइन के पहले की मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखा, फिर उसमें अननोन वेक्टर मल्टीप्लाई किया, और फिर हमारे पास इसको बराबर किया था वेक्टर बी के। तो इस सिस्टम को फिर से हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे और x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे पहली लाइन क्या है मैट्रिक्स की, 1 -1 1 x1 x2 x3 बराबर 2। लास्ट तो जीरो है हमारे पास, ये जीरो है सभी जगह। बीच की रो क्या लिखी है, 0 2 -1 -12। तो सेकेंड रो है 0 2 0 2 -1 -12 -1 -12। तो अब हम यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, हमने कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रो को अननोन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग लिखा था उसके बराबर किया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। तो फर्स्ट रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 -x2 प्लस x3 बराबर 2। अब सेकेंड रो को करेंगे तो ये तो जीरो है, तो x1 जीरो हो जाएगा, 2 x2 -x3 बराबर -12। लास्ट वाली रो जीरो है और ये जीरो के बराबर है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट x1 x2 x3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि किसी एक अननोन की कोई एक वैल्यू हम अगर यहाँ पे एज्यूम कर लें। जैसे अगर मैंने यहाँ पे x3 बराबर k पुट किया, और k क्या है, एक ये रियल नंबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर k हमने एक पुट कर लिया x3 बराबर, तो k एक रियल नंबर है ना। अब इस k को हम अगर सिस्टम में यहाँ पे पुट करते हैं
तो हमें x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो कैसे, इस के x3 की वैल्यू हम यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x2 की वैल्यू निकल आएगी 2x2 माइनस के बराबर -12। तो इसके को इधर लेके जाएंगे तो 2x2 बराबर के -12। तो x2 की वैल्यू क्या आई, 1/2 के -12। अब हमारे पास x3 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, और x1 को निकाल सकते हैं। तो x1 को हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो x1 माइनस x2 क्या निकला, 1/2 के -12, और x3 की वैल्यू क्या है, वो k है, प्लस k बराबर 2। तो यहाँ से x1 बराबर क्या निकलेगा, देखो 2 माइनस के प्लस 1/2 के -12। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, -k/12, और ये -6 हो जाएगा, और प्लस का 2 है तो -4। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -k/2 -4। तो अब इन तीनों वैल्यूज से हमें देखो क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसी कंडीशन मिल रही है या नहीं। इन तीनों वैल्यूज से देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारे पास के क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो आर में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो के की हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उसके हिसाब से x1 x2 x3 हमारे पास मिलते जाएंगे। जैसे मैं के बराबर 0 पुट करूँ तो x1 बराबर हमारे पास देखो क्या मिलेगा, के 0 हो जाएगा -4। x2 बराबर क्या मिलेगा, x2 बराबर हमें मिलेगा -6, और x3 बराबर मिलेगा हमें 0। इसी तरह से के बराबर 1 पुट कर लें, तो के बराबर 1 पुट करेंगे तो x1 बराबर -1/2 -4, x2 बराबर -11/12, और x3 बराबर 1। तो इसी तरह से के की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो इस सिस्टम के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, के तो हमारे पास एक इनफाइनाइट, के की वैल्यू हम इनफाइनाइट रख सकते हैं। तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हमें क्या याद रखनी है कि कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर होनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हों। ठीक है, अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो सिस्टम हमारे पास ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन इसके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को भी कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। जिसके पास सॉल्यूशन निकलते हैं वो कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाएगा, चाहे उसके पास यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। अब हमारे पास एक केस और था नो सोल्यूशन का, वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे सिस्टम के पास नो सोल्यूशन है, मतलब इसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कंडीशन हमने लिखी थी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर बराबर नहीं है तो हमारे पास सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब हमें आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना, किस तरह से हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो फटाफट हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 1 1 3 1 -2 2 4 7। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी। अब यहाँ पे हम ए देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ए हमारे पास है 1 3 2 1 1 4 1 -2 7, और कैपिटल एक्स बराबर है x1 x2 x3, और b बराबर है हमारे पास -3 -2 7। तो ये तीन मैट्रिक्स हमारे पास है। अब हमें बनानी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिखते हैं, ए और बी। मैट्रिक्स ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में। 1 3 2 1 1 2 1 1 4 1 -2 7,
अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बी लिखनी है ना, तो अभी आर्गुमेंटेड हो जाएगी, मैट्रिक्स बी लिखेंगे तो ये -3 -2 और 7। अब हमें क्या करना है कि इसको इक्लोन फॉर्म में चेंज करना है, तो A11 की पोजीशन के नीचे के एलिमेंट जीरो करने हैं, मतलब 3 और 2 को जीरो करना है। तो 3 हमारे पास R2 में लिखा है, ये हमारे पास R2 है और ये R3 है, तो और ये R1 है। तो हमें R2 के एलिमेंट को जीरो करना है, ठीक है। तो R2 के एलिमेंट को जीरो कर रहे हैं हम, तो R2 को हम चेंज कर देंगे R2 माइनस 3R1। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब R3 को हमें क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को जीरो, तो R3 माइनस 2R1। तो ये दो ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो अब ऑपरेशन अप्लाई करो तो क्या, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 1 1 -3, इसको जीरो कर रहे हैं तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट जीरो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से घटाएंगे तो -2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से घटाएंगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो -9 हो गया, और -2 + 9 ये कितना हो जाएगा, -2 + 9 7 हो जाएगा। अब इसको जीरो कर रहे हैं तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 लिखा है, ठीक है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 3 तो कितना बचा, 1। अब यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस, नहीं नहीं हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि ये 2 हमारे पास है। तो 4 माइनस 2 ये 2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 मिलेगा। अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आया, -6, और ये 7 है तो 7 माइनस और माइनस एक पहले से, तो ये 13 हो जाएगा। 7 + 6 ये 13 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 के नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है, तो यहाँ पे 2 लिखा है और इधर -2, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। R3 बराबर क्या कर देंगे, R3 + R2। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी में भी कोई चेंज नहीं है, तीसरी में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास देखो ये -2 है, +2 0, -5 + 5 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 + 7 20, ये आर्गुमेंटेड लाइन, यहाँ पे भी ये आर्गुमेंटेड लाइन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हम यहाँ से निकालेंगे तो ये कितनी आई, 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हम इस पूरी मैट्रिक्स से देखेंगे तो वो कितनी आ रही है, 3। तो ये रैंक 2 आ रही है और ये रैंक 3 आ रही है ना। तो ये रैंक 2 और ये रैंक 3, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही है तो इसमें ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से हम इसको नो सॉल्यूशन बोल रहे हैं, मतलब कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर अननोन मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स बी लिखेंगे। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखो कैसे हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, 1 1 1 0 -2 -5 0 0 0। अब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर x1 x2 x3 लिखा जाएगा, और इधर वेक्टर b -3 7 20। तो अब हम जब x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो उसमें क्या करते थे कि मैट्रिक्स के रो को अननोन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। जब हम लास्ट मतलब R3 रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तीनों जीरो हैं, जीरो। अब किसके बराबर करेंगे, जो नीचे रखा एलिमेंट है तो उसके बराबर करो, तो हमारे पास क्या कंडीशन मिली, 0 बराबर 20। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होता है, तो ये कंट्राडिक्शन इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं ये सभी जीरो हैं, लेकिन इधर जीरो नहीं है, तो इस तरह का केस बनेगा नो सॉल्यूशन के लिए। अगर किसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमारे पास कोई रो जीरो हो गई है, लेकिन ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स या ऑगुमेंटेड लाइन के राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट नॉन जीरो आया, इधर उसी रो में सारे जीरो हैं, इधर नॉन जीरो है, तो वो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। और हमने यहाँ पे देखा कि कंडीशन किस तरह से फेल हो रही है। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल थे, एक तो
इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और एक नो सॉल्यूशन का, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास जैसे सिस्टम ये दिया गया है तो कहीं पे वो म्यू पुट कर देगा या लैम्डा पुट कर देगा, तो हमें म्यू और लैम्डा इस तरह से जब भी कोई अननोन यहाँ पे या फिर कोई एक रियल नंबर जिसकी वैल्यू में नहीं पता है उसको अगर पुट कर देते हैं तो उसके ऊपर कंडीशन हमारी अब अप्लाई होगी। तो उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिस्टम हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन का केस बनाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।